उत्तर प्रदेश के हाथरस इस समय राजनीतिक और मीडिया पर्यटन स्थल का केंद्र बन चुका है और हर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां वहां सेकने पहुंच रही हैं। तो जिस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही हैं हाथरस को लेके, और जनता भी नहीं समझ पा रही क्या सच है क्या झूठ है, और जो इस पे राजनीति करी जा रही है, इसी सारे मामले पे चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की माननीय वकील सुबोई खान जी जुड़ी हुई हैं। उनसे जानेंगे उनके क्या विचार हैं इस सारे मामले को लेकर। सुबोई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुबोई जी, ये जो हुआ हाथरस में, और ये जितनी निंदा करी जाए इस मामले की उतनी कम है, मगर बलात्कार जैसा एक कहा जाए संगीन मुद्दे को जिस तरीके से मीडिया में उछाला जा रहा है, राजनीतिक पार्टी का जो पर्यटन चल रहा है, किस तरीके से देखते हैं? जितेंद्र, देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ कि बच्ची के परिवार वालों के साथ पूरे भारत वर्ष की संवेदनाएं हैं। बहुत ही निंदनीय है जो भी हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ ये बोल देना कि निंदनीय है काफ़ी नहीं होगा। क्यों जिस बच्ची के साथ या जिस परिवार के साथ ऐसी घटना या दुर्घटना या हादसा होता है, मुझे लगता है कि हम तो सब लोग थोड़े टाइम के बाद अपनी अपनी ज़िंदगियों में चले जाएंगे, बट जो दर्द होता है ऐसी घटनाओं का वो बहुत लंबे टाइम तक रहता है। और जितने भी देशवासी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, जिनके घर में स्पेसिफिकली बच्चियाँ होंगी, बहनें होंगी, उनको बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा होगा अपने भविष्य के लिए। तो मुझे लगता है ये वीडियो शूट करना आज बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर बहुत सारे एंगल्स हैं जितेंद्र। आपने एक बहुत अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया, राजनीतिक पर्यटन। एक्चुअली उत्तर प्रदेश को इस वक्त एक राजनीतिक पर्यटन का जो एक वेकेशन, एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है, केंद्र बना दिया है, ना ही सिर्फ राजनीतिक पार्टीज़ ने, बल्कि मैं कहती हूँ एंटी भारत मानसिकता ने। क्योंकि देखिए, जो भी इंसान आपको ये कहता हुआ दिखे कि एक बच्ची के साथ बलात्कार हो गया या एक बच्ची के साथ बुरा हो गया, उसको मैं मानूंगी कि उसकी भावनाएं बच्ची के साथ हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि दलित बच्ची के साथ बुरा हो गया, या अगर कोई ये कहे कि उत्तर प्रदेश में बुरा हो गया, या कोई बोले राम राज्य में क्या हो रहा है, या कोई बोले योगी जी के राज में क्या हो रहा है, तो उनके लिए जो सब्जेक्ट है वो बच्ची नहीं है। उनके लिए सब्जेक्ट दलित, रामराज, योगी जी, भगवा और उत्तर प्रदेश, ये चीज़ें उनके लिए सब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहले तो जो भी आपको इस तरह से उस बच्ची को इस्तेमाल करने की कोशिश करे, उनसे अपने आप को दूर रखिए, तभी आप सिचुएशन की सच्चाई समझ पाएंगे। पहला इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि आप इसमें कास्ट पॉलिटिक्स हो रही है। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ, राम राज्य का एग्जाम्पल देती हूँ जितेंद्र, क्योंकि राम राज्य बोलकर ही इस पर क्वेश्चन किया जा रहा है। देखिए, राम राज्य का मतलब ये नहीं है कि किसी बच्ची के साथ नहीं होना चाहिए गलत, लेकिन ऐसा नहीं है कि श्री राम के समय सीता हरण नहीं हुआ था। राम राज्य का मतलब होता है कि रावण को बख्शा नहीं जाएगा। राम राज्य का मतलब होता है लंका में आग लगा दी जाएगी। राम राज्य का मतलब होता है कर्तव्य का पालन किया जाएगा। आप लोग तो किसी चीज़ का इंतज़ार ही नहीं कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ राज्य, धर्म, पंथ, जाति, समुदाय की राजनीति करने का जो आपका मौका मिला है, उसको आप हाथ से जाने ही नहीं देना चाह रहे। देखिए, 4 आरोपी, मेन आरोपी हैं, चारों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसा तो नहीं है कि गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने फ़ौरन एसआईटी का गठन किया। उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला कि 7 दिन के अंदर एसआईटी अपनी रिपोर्ट लगाए। उसके अलावा जो सहायता राशि बच्ची के परिवार को दी गई, हालांकि उसको मुझे लगता है कि इस में उनके सोल्यूशन में काउंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी आप कितना भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दीजिए, उस दुख की भरपाई नहीं की जा सकती है। तो उसको खैर हम नहीं बात करते हैं, लेकिन जितनी स्ट्रिक्टनेस से योगी जी ने और प्रोएक्टिवली जो वो काम कर रहे हैं, फिर आप लोगों को क्यों इस चीज़ को इतना ज़्यादा बवाल बनाना है। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि इन लोगों को जितनी भी एंटी भारत मानसिकताएं, चाहे वो वामपंथी हों, माओवादी हों, नक्सलवादी हों, जिहादी हों, या इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हों, या इंटरनेशनल पावर्स हों, या अर्बन नक्सल्स हों, या पॉलिटिकल पार्टीज़ हों जो एक्चुअली भारत को तोड़ना चाहती हैं, वो कभी भी इस तरह के फेसेस नहीं देखना चाहेंगी। जैसे उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय योगी जी हैं और सेंटर में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। ये कुछ ऐसे फेसेस हैं जो पूरे 135 करोड़ लोगों की सुरक्षा, सम्मान, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान, सब चीज़ों को अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं। तो ये दोनों हमेशा इन एंटी भारत फोर्सेस के टारगेट पे रहते हैं। इन लोगों का टारगेट योगी जी नहीं है इस वक्त, इन लोगों का टारगेट भगवा है। कि इनको ये दुख होता है कि एक भगवा धारण करने वाला उत्तर प्रदेश का, जो हमारे देश में सबसे बड़ा राज्य है, 23 करोड़ पॉपुलेशन है, जो पूरी नेशनल पॉलिटिक्स की दिशा और दशा निर्धारित करता है, एक भगवा धारण करने वाला एक साधु सन्यासी योगी चीफ मिनिस्टर कैसे बन गया? वो संस्कृति कैसे वहाँ जाके बैठ गई जिसको हम हज़ारों साल से कुचलते आए हैं? ये मानसिकता है, इसी वजह से इस पर इतनी गंदी राजनीति हो रही है। मैं जितेंद्र, देखिए,
पॉलिटिकल अगर बात करूं तो मैं भी आपको गिनवा सकती हूं कि राजस्थान में तो इतने बलात्कार के केसेस होते हैं। तो प्रियंका गांधी, जो कांग्रेस शासित प्रदेश है राजस्थान, तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी राजस्थान छोड़ के उत्तर प्रदेश में क्यों नाक घुसा रहे हैं, मैं भी गिनवा सकती हूँ आपको। लेकिन मेरे लिए महिलाएं, बच्चियाँ आंकड़ा नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के आपको इतने गिनवाऊँ कि इतने रेप्स हुआओगे, उतने रेप्स हुआओगे। आपके लिए सिर्फ वो नंबर काउंट्स हो सकता है। रेप, जिसके घर में बच्ची हो या जो महिला हो, वो समझ सकती है कि रेप का मतलब क्या होता है। तो इसलिए मैं उस ओछी राजनीति में नहीं पढ़ना चाहूँगी। आप राजस्थान, यूपी की पॉलिटिक्स छोड़िए, वो सबको दिख रहा है कि ये लोग सिर्फ अपनी खोई हुई सत्ता वापस पाने के जो लालायित हैं उसके लिए ये पागलों की तरह हरकतें कर रहे हैं और बिल्कुल राजनीति के न्यूनतम स्तर पर उतर गए हैं। मैं बात करना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश के ही कुछ केसेस मैं आपको बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश में ही हाथरस के बाद बलरामपुर नाम की एक जगह है, वहाँ पे माइनर बच्चियों के साथ रेप हुआ। आई थिंक 2 कोई मुसलमान लड़के थे। हालांकि मैं अक्यूज्ड और पीड़ित में धर्म अटैच कभी नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपको क्यों करके बता रही हूँ मैं एक्सप्लेन करूँगी। बलरामपुर में 2 मुसलमान लड़कों ने दलित बच्ची का रेप किया, एक और बुलंदशहर में एक मुस्लिम ने रेप किया। लेकिन वहाँ के वो उसको इसलिए नहीं उठा रहे हैं, जितने भी लोग योगी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि मुसलमान उनके लिए वोट बैंक है। तो वहाँ पे बच्ची का रेप हो रहा है तो उन्हें बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि उनके वोट बैंक वालों ने वो रेप किया है। तो इन लोगों के लिए बच्चियाँ मायने नहीं रखती हैं, इन लोगों के लिए महिला सुरक्षा मायने नहीं रखती है, इन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ राजनीति मायने रखती है। तो सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से यही मैसेज देना चाहती हूँ कि बहुत दुखद है जो भी हुआ है, लेकिन जो भी काम हमारे माननीय योगी जी के संरक्षण में और उनकी सरपरस्ती में उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वो प्रॉपरली, लीगली और पूरे अपने कर्तव्य पालन के साथ करें, उस पर भरोसा रखिए। एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ कि एक चीज़, जो मेरिट्स को साइड में रख के बात करते हैं, एक चीज़ गलत हुई, सरासर गलत हुई। मैं हमेशा सनातन धर्म की बात करती हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस बच्ची के घर वालों को इन्फॉर्म किए बिना या उस बच्ची के घर वालों पे किसी तरह का दबाव बनाकर या उनकी मर्जी के बिना उस बच्ची का आधी रात में दाह संस्कार कराया है, तो वो गलत है, वो गलत है, वो 100 बार गलत है। और मैं माननीय योगी जी से भी अपील करती हूँ कि आप एक सनातनी योद्धा हैं। मैं आपको सिर्फ कर्तव्य पालन देखना है कि अगर आपकी पुलिस आपको ये जस्टिफिकेशन भी दे रही है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए किया कि राज्य के हालात बिगड़ जाते, तो देखिए सनातन धर्म ये कहता है कि आप ना भूतकाल देखिए ना भविष्य देखिए। उस मोमेंट में, जिस मोमेंट में आप हैं, उस मोमेंट पे आपका कर्तव्य क्या है। उस मोमेंट पे कर्तव्य आपका मानव धर्म था कि आप उस बच्ची के घर वालों की मर्जी के साथ, उनकी जो भी मान्यताएं हैं उनके साथ, उनकी परंपराओं के साथ, पूरी हिंदू रीति रिवाजों के साथ उस लड़की का दाह संस्कार करना चाहिए था। वो मानव धर्म था। उसके मैं जानती हूँ कि बाद में एंटी नेशनल फोर्सेस उसको इस्तेमाल करती, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता। उस वक्त जो आपका कर्तव्य पालन होता वो करते। जब CAA में संभाल सकते हैं योगी जी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि योगी जी अगर लॉ एंड ऑर्डर ये लोग बिगाड़ते भी तो वो डेफिनेटली संभाल लेते। और अभी भी आई थिंक कल भी योगी जी ने कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया है, तो आई एम श्योर वो उस नज़रिए से भी चीज़ों को देख रहे हैं। तो प्लीज़ भरोसा रखिए और ऐसे लोगों के भड़कावे में आके एक ऐसे इंसान के खिलाफ मत खड़े हो जाइए जो ना ही सिर्फ हमारे हिंदू संस्कृति को, हिंदू मतलब भारतीय, ना ही सिर्फ भारतीय संस्कृति को, बल्कि हमारे राज्य को, हमारे, और सिर्फ राज्य नहीं मैं देश बोलूँगी जितेंद्र, मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक राज्य से जोड़ के मत देखा करिए। उत्तर प्रदेश हमारे भारत का ही एक कमरा है। तो उत्तर प्रदेश अगर सुरक्षित रहेगा और हर राज्य हमारे देश का सुरक्षित रहेगा, तभी हम 135 करोड़ लोग सुरक्षित रहेंगे। एक मैं और आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश का बॉर्डर सटा हुआ है नेपाल से। नेपाल जो है वो पाकिस्तान एंड चाइना का पूरा आधिपत्य है, तो कितना नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं, आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करके उत्तर प्रदेश में आते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी फोर्सेस भी लग गई हैं यूपी गवर्नमेंट के पीछे जो चाहती हैं कि योगी जी या योगी सरकार या बीजेपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में ना रहे, क्योंकि उन लोगों के बहुत सारे एजेंडा हैं जो योगी जी के कारण पूरे नहीं हो पा रहे हैं। मैम, जो चीज़ है, हम कहते हैं चलो राजनीतिक पार्टी को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, मगर मीडिया कैसे ये डिसाइड कर लेता है, जिसको संविधान का एक पिलर कहा जाता है, लोकतंत्र का एक पिलर कहा जाता है लोकतंत्र की उन्होंने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले रखी है, वो कैसे ये डिसाइड कर लेता है कि कौन से मुद्दे पर हमें बोलना है, कौन से मुद्दे को हमें टेलीकास्ट करना है, किस मुद्दे पे हमें जाति बतानी है, किस मुद्दे पे हमें धर्म बताना है, किस मुद्दे पे हमें नाम लेना है, किस मुद्दे पे हमें नाम नहीं लेना, ये कैसे डिसाइड कर लिया। यूपी, जैसा आपने कहा, उत्तर प्रदेश में 2 घटनाएं और भी हुई जिसमें लव जिहाद से रिलेटेड मामला था, मगर उस पर आवाज़ नहीं उठाई जाती। मगर आवाज़ उठाई जाती है और पर्टिकुलर कहा जाता है, एक शब्द का प्रयोग, दलित 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 दलित। क्या जिस जातिवाद से यह देश इतनी निकल कर, इतने सालों बाद लड़ाई लड़कर निकल कर बाहर आया है, उसमें क्या दोबारा ढकेलने की कोशिश हो रही है क्या? देखिए जितेंद्र, मैंने आपको जितनी भी एंटी भारत फोर्सेस गिनवाई थी,
जो मैंने आपको बताए थे, वामपंथी हैं, माओवादी, नक्सलवादी और जिहादी, इंटरनेशनल पावर्स, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, अर्बन नक्सल्स, पॉलिटिकल पार्टीज़, ये लोग सिर्फ अकेले नहीं करते हैं, ये सब लोग गठबंधन में काम करते हैं। ये आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उठा के देख लीजिए कि बड़े बड़े शेरों का शिकार ये लोग कुत्ते की तरह घेर के करते हैं, कुत्तों की तरह घेर लेते हैं चारों तरफ से, और बड़े बड़े धुरंधरों का इन लोगों ने शिकार किया है। तो ये एक बहुत, ये पूरा इंटरनेशनल एजेंडा है, इसे हमें समझना पड़ेगा। इसमें मीडिया का भी बहुत अहम रोल होता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने ट्विटर पे भी शेयर किया था, द हिंदू न्यूज़पेपर का पूरा पेज ऐसा लग रहा था जैसे किसी चाइना के अखबार का पेज है। चाइनीज़ गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स, चाइना ने कोविड से कैसे लड़ा, मतलब पूरा इट वाज ऑल लाइक पेड एडवर्टाइजमेंट ऑफ चाइना, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो देखिए हमारे देश में भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं, प्रिंट मीडिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट जिनको मैं बोलती हूँ, कुछ इतिहासकार ऐसे हैं, कुछ राइटर्स ऐसे हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट्स ऐसे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस में, ब्यूरोक्रेसी में और बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस में ऐसे लोग बैठ गए हैं जो एंटी भारत मानसिकता के हैं। जो आपको सामने से दिख जाए आके तलवार लेके लड़ता हुआ, उससे लड़ा जा सकता है, लेकिन जो आपके देश की रगों में, नसों में दौड़ रहा है, उसको पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये लोग एजेंडा चलाने के लिए ये काम करते हैं। मैं इसको देशवासियों के लिए सिंपल बनाने के लिए बस इतना कह सकती हूँ कि देखिए हमारी भारतीय संस्कृति प्रकृति केंद्रित विचारधारा है कि हम लोग बोलते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ। आत्मा परमात्मा को हम लोग मानते हैं कि हम उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का हिस्सा हैं। तो हम लोग जब अपने आप को परमात्मा से भी अलग नहीं मानते, क्या उनमें कास्ट सिस्टम हो सकता है? क्या उसमें कोई दलित या सवर्ण हो सकता है? क्या उसमें मेजॉरिटी माइनॉरिटी हो सकता है? हम लोग भगवान को भी कहते हैं अर्धनारीश्वर, यानी कि मेल और फीमेल एनर्जी दोनों मिलके जो है परब्रह्म परमेश्वर बनाती हैं। तो महिला पुरुष भी क्या हो सकता है? तो जो लोग भी हमें बांटते हैं, कुछ छद्म नारीवाद भी चल रहा है हमारे देश में। अभी देखिए इसमें हाथरस केस में ही आपको बहुत सूडो फेमिनिस्ट दिख जाएंगी प्लाकार्ड लेके, और जब राजनीति खत्म हो जाएगी तो सब अपने अपने घरों में बैठ जाएंगी। तो जो भी इंसान हम लोगों को गुटों में बांटने की बात करे, या जो भी, ये मैं सिंप्लीफाई करने के लिए बता रही हूँ कि जो भी इंसान आपको गुटों में बांटने की बात करे, आपको महिला पुरुष में या माइनॉरिटी मेजॉरिटी में या धर्मों में, पंथों में, इस चीज़ में बांटने, ब्लैक वाइट में बांटने की बात करे, वो सिर्फ और सिर्फ यही वामपंथी तोड़ने वाली मानसिकता है, एंटी नेशनल फोर्सेस हैं। जो आपको एक करने की बात करे वो आपका अपना है। तो बस ये अगर हम समझेंगे तो हमें धीरे धीरे करके सारी चीज़ें जिग्जॉ पजल की तरह सब क्लियर होता चला जाएगा। हम उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी पहचान जाएंगे, हम सारी एंटी भारत फोर्सेस को पहचान जाएंगे, क्योंकि उनका मेन मकसद सिर्फ भारत को तोड़ना है। जिस दिन भारत एक हो गया, जिस दिन भारत इन लोगों को पहचान गया, उस दिन इन लोगों की औकात नहीं है कि हमें हिला भी पाए, हमें डिगा भी पाए। और यही वजह है कि हमारे नेशनल एथॉज इतने स्ट्रॉन्ग हैं, हम लोगों के अंदर वो यूनिटी की फीलिंग है कि हज़ारों साल कोशिश करने के बाद भी ये लोग हमें आज तक हरा नहीं पाए हैं, डिगा नहीं पाए। जिस तरीके से इसमें कई रिकॉर्डिंग्स भी निकल कर आई, एक पत्रकार हैं, महिला पत्रकार हैं, जिन्होंने जेएनयू में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, वहाँ भी वो सिखाते हुए मिली थी, और आज उनकी एक ऑडियो क्लिप लीक होती है जिसमें वो सिखा रही होती हैं कि आप ऐसे कीजिए, आप अपने पिताजी का वीडियो बनाइए। कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं, वो फ़ोन करके बोलते हैं कि आप 25 लाख पे मत मानिए, राहुल गांधी आएंगे आपको 50 लाख दिलवाएंगे, आपको इनके सामने, प्रियंका गांधी के सामने ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। जिस तरीके की, मतलब जनता एक कन्फ्यूज़न है मैम, किस पे विश्वास करे, कहाँ विश्वास करे, और कौन सही बोल रहा है। एक चैनल बोल रहा है ये सही है, एक चैनल बोल रहा है वो सही है। ये दो ध्रुवों में राजनीति और चैनल सब बट गए हैं और जनता एक जगह कन्फ्यूज़न में घूम रही है। क्या सच है? जितेंद्र, इसी सवाल का जवाब मैंने इससे पहले आपको दिया था कि सच बस वो है जो आपको एक करने की बात करे, जो भी आपको बांटने की बात करे, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको सिर्फ जय भीम, जय मीम, माइनॉरिटी मेजॉरिटी, इस तरह की पॉलिटिक्स करने वाले लोग, सब लोग सिर्फ आपको डिवाइड एंड रूल करने वाले लोग हैं। आपने कांग्रेस का नाम लिया तो मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ। राहुल गांधी जी की तो अभी वीडियो सर्कुलेट हुई है कि किस तरह से वो गिरने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कोशिश क्या कर रहे हैं, जानबूझ के गिर जाते हैं। ये एक इमोशनल सीन क्रिएट करने के लिए कि युवराज को गांधी परिवार के राहुल गांधी जी को गिरा दिया उत्तर प्रदेश पुलिस ने। तो इस तरह से लोग ड्रामा नौटंकी कर रहे हैं। और प्रियंका गांधी जी की तो मैंने ही एक वीडियो ट्विटर पे, उन्होंने खुद ही एक्चुअली ट्वीट करी थी, और शायद कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो शायद वो वीडियो देखी नहीं उन्होंने ट्वीट करने से पहले। उस वीडियो में वो ये कह रही हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश सरकार कैसे लड़की के हाथरस पीड़िता के परिवार वालों को बंधक बनाए हुए किसी से मिलने नहीं दे रही है, और वो वीडियो कोई रिकॉर्ड कर रहा है और साफ सुनाई दे रहा है, आप हेडफोन्स लगा के सुनिए, साफ सुनाई दे रहा है कि कोई प्रॉम्प्ट कर रहा है लड़की के पिता को कि आप ये बोलिए, आप ये बोलिए। उनको कोई ऐसे पढ़ा रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनको कोई स्क्रिप्ट पढ़वा रहा है, उनको कोई बोल रहा है कि आप ये बोलिए, आप ये बोलिए। देखिए, एक परिवार जो अपनी बच्ची खो चुका है,
ठीक है, आप लोग उन पे जाके पॉलिटिकल प्रेशर डाल रहे हैं, आप उनको लालच दे रहे हैं, आप उनके बयानों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, मैं ये कहती हूँ जितेंद्र, जब कोर्ट में भी केस चलता है, बेल रिजेक्ट क्यों होती है? बेल रिजेक्ट इसलिए होती है, जो जुडिशरी बेल रिजेक्ट करती है सिर्फ इसलिए करती है कि आप विटनेसेस को होस्टाइल ना कर दें, आप एविडेंसेस को टैंपर ना कर दें। तो अगर उत्तर प्रदेश सरकार मिलने भी नहीं दे रही है, तो ऐसे विधर्मी लोग जो बिल्कुल नोच खाने को तैयार हैं उस परिवार को, क्या वो उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है? सीए में अभी उन लोगों ने पूरा स्टेट, पूरा राज्य फूंक दिया था। तो देखिए, ये बिल्कुल हम लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर है कि क्या कांग्रेस कर रही है, क्या मीडिया का रोल है, जितनी भी एंटी नेशनल फोर्सेस इसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन बहुत जल्दी ये सामने आएगा और अब जो भी आरोप जो हैं वो प्रूव होने के बाद स्ट्रिक्ट एक्शन योगी जी अगर लेते हैं, जो मुझे पूरी उम्मीद है, हमेशा ही वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, तो फ़ौरन ह्यूमन राइट्स वाले कूद जाएंगे। जैसे विकास दुबे में जो राजनीति हुई थी, हम सब देख रहे थे, पहले कैसे भाग गया, पकड़ा गया, गाड़ी पलट गई, गाड़ी कैसे पलट गई, आपने इनकाउंटर कर दिया। तो ये लोग कैसे भी खुश नहीं हैं, ब्राह्मण विरोधी हैं। एग्जैक्टली, उस वक्त ब्राह्मण विरोधी हो गए थे, तो इस तरह के अब दलित विरोधी हो गए हैं। तो ये इस तरह से जो तोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको प्लीज़ मत मानिए। और मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि देखिए, जब मैं बात करती हूँ हिंदू होने की, या जब मैं अपने आप को भी बोलती हूँ कि माय नेम इज़ खान एंड आई एम अ प्राउड हिंदू, हिंदू इज़ अ नेशनल आइडेंटिटी। ये मैसेज मैं बार बार दोहराती हूँ कि हिंदुइज़्म को एक नेशनल आइडेंटिटी की तरह हमें समझना पड़ेगा। कोई दलित नहीं है, कोई सवर्ण नहीं है, कोई माइनॉरिटी नहीं है, कोई मेजॉरिटी नहीं है। पंथ आपकी पूजा पद्धति आपके घर में है, आप भगवान को, अल्लाह को, ईश्वर को जैसे भी अप्रोच करना चाहें, वो आपका पर्सनल एक अल्लाह ताला के साथ रिलेशनशिप है। लेकिन आपकी नेशनल आइडेंटिटी हिंदू है। जैसे अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन्स हैं, रशिया में रहने वाले रशियंस हैं, ऐसे हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू है। तो हिंदू इज़ अ नेशनल आइडेंटिटी। जो भी आपकी वो आइडेंटिटी तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उससे बिल्कुल बहुत ज़्यादा वॉचफुल हो जाइए, क्योंकि बहुत ख़तरनाक लोग हैं। हमारे देश का भविष्य बहुत अंधकार में है। अगर इन लोगों को के हाथों में और कुछ सालों तक देश रहता तो बहुत मुश्किल हो जाती है हम लोगों के लिए। और क्योंकि हम महिला सुरक्षा के ऊपर बात कर रहे हैं जितेंद्र, रेप्स के ऊपर बात कर रहे हैं, देखिए मेरिट्स पे जो भी निकल के आएगा जांच में वो बात की बात है। लेकिन मैंने आपके साथ पहले भी एक रेप में वीडियो करी थी, तभी भी मैंने ये बोला था कि हैदराबाद वाले पे करी थी, तो मैंने तभी भी ये बोला था कि हम हमेशा क्योर पे बात करते हैं, हम कभी प्रिवेंशन पे बात नहीं करते हैं। कि किसी बच्ची का रेप हो गया, आप फांसी पे चढ़ा दीजिए, बीच चौराहे पे करके गोली मार दीजिए। क्या वो करने से बच्ची की अस्मिता वापस आ जाएगी? या क्या वो करने से जो उसके परिवार को दुख झेलने को मिला है आप वो दूर कर देंगे? नहीं कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन पे काम करिए। बलात्कार हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारे इंडियन कल्चर में रेप्स नहीं होते थे। तो हम लोगों को पूरे समाज को मनन करना चाहिए। एक इंसान, मतलब आप ये मानिए कि क्या भारत में हो रही, उत्तर प्रदेश में हो रहे सारे रेप्स के लिए सिर्फ योगी जी जिम्मेदार हैं? आप लोगों ने पूरा एक एजेंडा चला दिया उस इंसान के खिलाफ। मैं कहती हूँ कि हर महिला, जो ये नारीवादी महिलाएं झंडा लेकर खड़ी हैं, वो भी सोचें, मनन करें कि ये पोटेंशियल रेपिस्ट, ये बलात्कारी हमारी ही गोदों में पल के बड़े होते हैं। तो हम लोग उनकी परवरिश में कहाँ कमी छोड़ते हैं? पूरा समाज मनन करे कि हम ऐसी मानसिकता को पोषण क्यों देते हैं। वो माँ बाप मनन करें जब बच्चों की पहली गलती पे थप्पड़ नहीं मारते हैं, या जब भाई बहन में लड़ाई होती है भाई थप्पड़ मार देता है, बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा भाई है। जब आप ये मानसिकता डालते हैं लड़की के अंदर कि तुम्हें डरना है, तुम्हें दबना है, तुम्हें बर्दाश्त करना है, और लड़के के अंदर ये डालते हैं कि हाँ तू थप्पड़ मार के भी यू कैन गेट अवे विद इट, और लड़की को आप बचपन में किचन सेट ला के देते हैं गिफ्ट खिलौने में, लड़के को आप गन ला के देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप वो पावर लड़के के अंदर डाल रहे हैं और वो सबमिशन लड़की के अंदर सर्विस की फीलिंग डाल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पावर गलत है या सबमिशन गलत है, लेकिन उसको जेंडर में बांट देना गलत है। लड़की को भी गन ला के दीजिए, किचन सेट ला के दीजिए, लड़के को भी गन ला के दीजिए, किचन सेट ला के दीजिए। खाना बनाना इज़ अ लाइफ स्किल। मेरा बेटा है, मैं उसको खाना बनाना सिखाऊंगी। खाना बनाना इज़ नॉट अ जेंडर रोल। ऑब्वियसली महिलाओं के अंदर एक समर्पण की फीलिंग नेचुरली होती है जितेंद्र, मैं खुद एक महिला हूँ, लेकिन उससे आपकी वो पावर वाली फीलिंग कम करके वो समर्पण आपके अंदर नहीं जगाना चाहिए, वरना आप अपने हक के लिए भी आवाज़ उठाना भूल जाते हैं। जहाँ पे आपको समर्पित होना है वहाँ पे आप समर्पित होइए, जहाँ पे आपको अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी है वहाँ पे आप लड़ाई लड़िए। हमारी भारतीय संस्कृति में शस्त्र और शास्त्र महिला और पुरुष दोनों को ही सिखाए जाते थे। ये जो बढ़ते हुए रेप्स के नंबर हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वामपंथी और रेडिकल लेफ्ट भी हैं, जो हमारे समाज को भारतीय संस्कृति से दूर लेके जाते हैं। हमारे बच्चों को बचपन में श्री राम श्री कृष्ण की कहानियाँ सुनाई जाती थी, उनके अंदर एक रियल पुरुषत्व होता था कि भाई महिला सम्मान में आप महाभारत और रामायण जैसे युद्ध कर दीजिए, लेकिन फीमेल एक महिला सुरक्षा के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। वो पुरुषत्व भूल गए हैं लड़के। लड़कियों को माँ दुर्गा की कहानी सुनाई जाती थी जो महिषासुर का वध कर देती हैं, वो दुर्गा वाली फीलिंग्स लड़कियाँ भूल गई हैं। तो हम लोगों को, सब लोगों को मिलके ये मनन करना चाहिए कि क्यों
इस तरह से ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं। अभी राजस्थान में एक महिला पकड़ी गई हैं सेक्स रैकेट चलाती हुई, और छोटी छोटी माइनर बच्चियों की वो ट्रैफिकिंग करती थी, चाइल्ड एंड विमेन ट्रैफिकिंग करती थी, जो अपराध है हमारे देश में। क्या इस तरह की महिलाएं जिम्मेदार नहीं हैं? ज़्यादातर सेक्स रैकेट्स महिलाएं चलाती हैं, क्या वो महिलाएं जिम्मेदार नहीं हैं? तो प्लीज़ उस सूडो मानसिकता से बाहर निकलिए, उस सनातनी फीलिंग के साथ, उस एक परमेश्वर की फीलिंग के साथ, ये सोच के कि आप उस परमात्मा का पार्ट हैं, चीज़ों को देखा करिए। महिला पुरुष की नज़र से या गुटों में या बंटवारों में बट के मत देखा करिए, तभी हम इस चीज़ से निकल पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जितेंद्र, देखिए मैं एक उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे बोलना चाहती हूँ कि 2017 के बाद जितनी निडरता, जितने अधिकार, जितनी सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान के साथ मैं उत्तर प्रदेश में घूमती हूँ, वो मेरा दिल जानता है। मैंने 2017 से पहले का भी उत्तर प्रदेश देखा है। तो देखिए वो वोटर भी मनन करें जिन्होंने आज तक उत्तर प्रदेश को ऐसी विधर्मी सरकारों के हाथ में रखा है, जो ये कहते हैं बलात्कार अगर लड़के कर देते हैं कोई बात नहीं, लड़कों से गलती हो जाती है। ऐसे लोगों को आपने सत्ता में रखा है। देखिए गैंगस्टर्स, रेपिस्ट्स और बड़े बड़े अपराधी रातों रात नहीं बनते हैं जितेंद्र। 17 से लेकर 20 तक में 3-4 सालों में पाल नहीं दिए योगी जी ने अपराधी। ये अपराधी उत्तर प्रदेश में दशकों से पाले गए हैं, पॉलिटिकल राजनीतिक संरक्षण में, एंटी भारत मानसिकताओं के संरक्षण में। तो उनको साफ योगी जी कर रहे हैं। मुझे हमारे माननीय योगी जी के ऊपर पूरा भरोसा है, और वो भरोसा मेरा बार बार उनके ऊपर रीजनरेट हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा कर लेती हूँ। तो मैं वॉच करती हूँ जितेंद्र। जब वो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने वो भगवा रंग पहनना नहीं छोड़ा, तो मेरा वो भरोसा उनके ऊपर रीजनरेट हुआ, दोबारा भरोसा हुआ। जब वो आज की डेट में भी भगवा और चप्पल पहन के जाते हैं, मेरा भरोसा उन पर। ही इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। 23 करोड़ लोग, हमारे भारत की सबसे बड़ी स्टेट, वो भी आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी काट सकते हैं। वो भी सोच सकते हैं कि जितने टाइम चीफ मिनिस्टर हूँ कमा लूँ, फिर किसने देखी है। जो आदमी बिल्कुल उन सारी चीज़ों से ऊपर उठ के आपकी सेवा करने में लगा है, एक विजन के साथ, ना ही सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि भारत के लिए सोच के काम कर रहा है, उसके साथ आप खड़े नहीं हो पाते हैं। आपको कोई भी आके कास्ट में बांट देता है, आप एकदम दलित सवर्ण हो जाते हैं। आप एक नेशनल आइडेंटिटी की तरह, एक हिंदू की तरह, एक इंडियन की तरह, भारतीय की तरह क्यों नहीं सोचते हैं? नरेंद्र मोदी जी 70 साल के हो रहे हैं, कब तक वो 135 करोड़ लोगों का वजन अपने कंधों पर लेके चलेंगे? कब तक आप सोचते हैं कि अकेले योगी जी आपको बचा लेंगे? उस जिम्मेदारी को हमें पहचानना पड़ेगा जितेंद्र, हम लोगों को जागना पड़ेगा। ये बहुत भारत की खुशकिस्मती है, भारतीयों की खुशकिस्मती है कि हमें ऐसे हीरोज़ भेजे गए हैं जो हमें जगा रहे हैं। तो हमें वो जागरण करना है और अपने आप में ये मनन करना है, प्रॉमिस करना है अपने आप से कि हम दोबारा नहीं सोएंगे। तो देखिए मेरा भरोसा तो बिल्कुल उनके ऊपर अटल है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में बूचड़ खाने बंद किए थे, तब मेरा भरोसा उनके ऊपर रिवाइव हुआ था। CAA प्रोटेस्टर्स से उन्होंने जितनी स्ट्रिक्टनेस के साथ डील किया था, और दंगाइयों के उन्होंने पोस्टर लगवा दिए थे शहर में, इतनी ज़्यादा विरोध देखने के बाद भी, तो मेरा उनके ऊपर भरोसा दोबारा से रीजनरेट हुआ था। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जितेंद्र। इनफैक्ट अभी उन्होंने बोला कि उत्तर प्रदेश में छेड़खानी करने वालों के भी पोस्टर्स लगवाए जाएंगे। तो मैं सोचती हूँ कि जो इंसान छेड़खानी को इतनी सीरियसली लेता है, क्या वो बलात्कारियों को जाने देगा? ये भरोसा प्लीज़ उनके ऊपर रखिए। उन्होंने लव जिहाद की प्रॉब्लम को, एक बहुत विजनरी स्टेप है, उत्तर प्रदेश को नेपाल बनने से पहले उन्होंने लव जिहाद की प्रॉब्लम को एड्रेस कर दिया है। नेपाल से बाकायदा लड़के बॉर्डर क्रॉस करके उत्तर प्रदेश में भेजे जाते हैं, बाकायदा इंटरनेशनल फंडिंग होती है। उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि पूरा उत्तर प्रदेश केरल बन जाता। तो प्लीज़ उन चेहरों को पहचानिए जो आपके लिए खड़े हैं, दिन रात खड़े हैं। जो इंसान अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं जाता है ये सोच के कि कोविड का टाइम चल रहा है, 23 करोड़ लोगों की सुरक्षा की और सेहत की मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। जो इंसान अपना पिंडदान करके योगी बनाए, उसके ऊपर भरोसा रखिए। अगर आप, मैं कहती हूँ कि अगर आप ऐसे लोगों के नहीं हो सकते, तो फिर आपको बचाने बार बार भगवान नहीं भेजेगा। प्लीज़ मैं ये सब भारतीयों से अपील कर रही हूँ कि एक हो जाइए, एक हो जाइए। सारी एंटी नेशनल फोर्सेस एक हो जाती हैं, सब एक हो जाती हैं भारत के ख़िलाफ़, और हम बट जाते हैं। हम कभी दलित बन जाते हैं, हम कभी ब्राह्मण बन जाते हैं, हम कभी सवर्ण बन जाते हैं, कभी हम माइनॉरिटी मेजॉरिटी बन जाते हैं, कभी हम केरल वाले, उत्तर प्रदेश वाले, बंगाल वाले, राजस्थान वाले बन जाते हैं। प्लीज़ ये चीज़ मत करिए। यूनिटी, एकता अपने अंदर जगाइए, वरना हम लोगों का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे आने वाले कुछ सालों में। इस अपॉर्चुनिटी को पहचानिए एंड प्लीज़ यूज़ इट। उसको एक मोटिवेशनल फैक्टर की तरह लीजिए। हमारी भारतीय संस्कृति में बार बार जितेंद्र अवतार भेजे जाते हैं, बार बार लोगों को जागृत करने के लिए मैसेंजर्स भेजे जाते हैं, नेशनल हीरोज़ भेजे जाते हैं। हमारी कमी ये है कि स्मृति भ्रंश, हम अपना इतिहास उठा के भेज लें, हमारे पास टाइम टू टाइम मैसेज भेजा जाता है, हम भूल जाते हैं।
हम लोगों को सोने की आदत है। तो प्लीज़ सोइए मत, प्लीज़ जाग जाइए, और जो भी इंसाफ के दायरे में या जो भी सनातन धर्म की कर्तव्य पालन के रास्ते पे चलते हुए, सच तो होना ही है उत्तर प्रदेश में, मुझे पूरा भरोसा है। जो भी सच्चाई होगी देशवासियों के सामने बहुत जल्दी आ जाएगी। मुझे एक उत्तर प्रदेश की बेटी होने के नाते अपने चीफ मिनिस्टर के ऊपर इतना भरोसा है। यही मैसेज मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद मैम।